हाय दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद टीम बनारस में। आइए आज डिस्कस करते हैं 21 जनवरी 2022 के हुए ऑनलाइन मोड के पेपर को। इसके पहले वाले वीडियो में हमने सीडीपी के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। जिन्होंने न देखा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वो जाकर देख सकते हैं। आइए बचे हुए 15 क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? पहला, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। दूसरा, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा। या तीसरा, लगातार अभ्यास और दोहराकर। चौथा है केवल अनुकरण द्वारा। तो केवल नकल करके ही कोई बच्चा सृजनशील नहीं बन सकता है, चौथा तो गलत है। और ना ही केवल रिपीट करके किसी चीज़ को बार बार यानी कि रोट मेमोराइजेशन पर बल देकर कोई बच्चा सृजनशील नहीं बन सकता। दूसरा है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र द्वारा। तो जी नहीं, अगर अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र होगा तो बच्चा इसमें इनएक्टिव हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। जब बच्चा एक्टिव ही नहीं है तो वह सृजनशील कहाँ से बन पाएगा? तो यहाँ पर देखिए, एक बेहतर तरीका ये भी है कि हम चारों में से 3 ऑप्शन को क्या करें, पहले पढ़कर एलिमिनेट कर दें, तो जो सही बचेगा वो हमारा सही जवाब होगा। ऐसे भी पता कर सकते हैं कि सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। लेकिन हमें याद भी रहना चाहिए या फिर उसके बारे में पता भी रहना चाहिए। तो वैसे कैसे कि अगर कोई बच्चा सृजनशील है तो वह कैसा होना चाहिए, अन्वेषण को प्रोत्साहित करके उसे सृजनात्मकता का गुण उसके अंदर विकसित किया जा सकता है। ठीक है, तो अन्वेषण को प्रोत्साहित करके बच्चों में सृजनात्मकता को सुसाध्य किया जा सकता है। बच्चे अन्वेषण की प्रक्रिया में नई नई जानकारियां प्राप्त करते हैं जो उनकी सृजनात्मक क्षमता को भी प्रोत्साहित करती है या फिर डेवलप करती है। अन्वेषण से बच्चों में सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है और वे नए नए फैक्ट को जानने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। गुणज वैकल्य सीधे तौर पर निम्न में से किससे संबंधित है? गति विषयक अशक्तता से, दूसरों के प्रेरकों या इरादों को समझने में प्रवाहिता से, या सांगीतिक योग्यता से, या फिर चौथा गणितीय संकल्पों के अधिगम्य कठिनता से। तो आपका गुणज वैकल्य जो होता है यह एक अधिगम विकार होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, जो गणितीय संकल्पों के अधिगम्य कठिनता से संबंधित होता है। यानी कि जिस बच्चे को क्या होता है, गणना संबंधी विकार होता है, वह क्या होता है, गुणज वैकल्य कहलाता है। अगर यहीं पर आपका पठन वैकल्य होता है तो बच्चे को पढ़ने संबंधी विकार होता है, यानी कि उसे पढ़ने में कठिनाई होता है। जैसे अगर वो बी को क्या पढ़ता है, डी पढ़ता है, 12 को 21 पढ़ता है, तो बच्चे में कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, अधिगम अक्षमता होता है, तो उसमें पठन वैकल्य होता है। अगर गुणज वैकल्य की बात करें तो यह किससे संबंधित होगा, आपके गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? भेदभावात्मक, अलगावात्मक, साम्यता पर आधारित, या फिर समानता पर आधारित? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, साम्यता पर आधारित। ठीक है, कैसी शिक्षा का प्रयोग करना चाहिए? तो उन्हें साम्यता पर आधारित शिक्षा का प्रयोग करना चाहिए। इन छात्रों के सफल समावेशन के लिए अध्यापक को साम्यता पर आधारित शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रक्रिया को अपनाने से बच्चों में हीन भावना नहीं पनपती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? केवल शाब्दिक रूप में, केवल दृश्य रूप में, केवल मौखिक रूप में, या बहुल रूप में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, बहुल रूप में। एक समावेशी कक्षा में सूचना को बहुल रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। इससे सूचना का प्रत्येक तथा अधिगम छात्रों के पास पहुंचने का अवसर मिलता है, अर्थात कम समय में अधिकाधिक बच्चों तक सूचना पहुंच जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शिक्षा का समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? तो कौन सा मॉडल सुझाया गया है, वह है आपका समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा में क्या होता है, एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। अर्थात जो समावेशी शिक्षा होती है एक ऐसी शिक्षा होती है जिसमें सामान्य बालक और मानसिक
तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक एक साथ बैठकर एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, तो यह तो सही है। दूसरा है अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां प्रासंगिक है, तो यही गलत है और हमको गलत ही खोजना, तो यही हमारा सही हो जाएगा। तीसरा है अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय कारकों पर आधारित है, तो यह सही बात है। चौथा है अधिगम चक्रीय रूप से होता है, अनुरेखीय रूप से नहीं, तो यह भी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बच्चे को बारंबार यह बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? बच्चे अधिगम के प्रति अनुप्रेरित या निष्प्रेरित हो जाएगा, सही बात है। अगर किसी बच्चे को बार बार यह बोला जाएगा कि नहीं वह सीख नहीं सकता, वह अधिगम के योग्य ही नहीं है, तो इससे बच्चा क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा, अनुप्रेरित हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 3, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। ठीक है, समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर ही समस्या समाधान कौशल को बढ़ाया जा सकता है। किसी समस्या का कोई एक विकल्प नहीं अपितु अधिक विकल्प हो सकते हैं, यह मानकर ही समस्या का समाधान करने की आवश्यकता होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4, मूर्त सामग्री, चित्र और संकेत। अगर प्राइमरी क्लास की बात की जाए उसमें अध्यापन के लिए विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का जो सबसे अच्छा क्रम होता है वह होता है मूर्ति सामग्री, फिर चित्र तथा फिर संकेत। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को समझाने के लिए वस्तु का मूर्त रूप में होना आवश्यक है, अन्यथा चित्र एवं संकेतों का प्रयोग करके उन्हें समझाया जा सकता है। किसी वस्तु को देखकर बच्चे उसके बारे में बहुत ही जल्दी समझ लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति अभिमुखी अधिगम वह अधिगम जो समझने पर जोर देती है। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? तो किस तरह का होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, सकारात्मक एवं सहयोगात्मक। ठीक है, कैसा होना चाहिए? सकारात्मक एवं सहयोगात्मक होना चाहिए, अर्थात बच्चे सीखने के प्रति और अध्यापक सिखाने के प्रति उसमें समर्पित होने चाहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला है परीक्षाएं ही अधिगम का चरम लक्ष्य है, तो जहाँ पर केवल परीक्षा की बात की जाए तो वह ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा है अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो यह भी गलत है क्योंकि अधिगम कैसा प्रक्रिया है? आपका एक सक्रिय प्रक्रिया होता है। तीसरा है भावों का अधिगम प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं होता, तो यह भी गलत है क्योंकि भावों का अधिगम प्रक्रिया पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चौथा है अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगम कर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है, तो यही हमारा सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में रिक्त स्थान की महत्वता पर जोर देता है, तो किस पर जोर देता है? यह पारस्परिक क्रियाओं पर जोर देता है। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में पारस्परिक क्रियाओं की महत्वता पर जोर देता है या बल देता है। सामाजिक संरचनात्मक विचार का यह मानना होता है कि पारस्परिक क्रियाओं के माध्यम से ही अधिगम की प्रक्रिया को सफल बनाया जा सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्न में से कौन सा घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? तो कौन सा है? वह है आपका ऑप्शन नंबर 2, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा। जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है। किसी के प्रति जिज्ञासा क्यूरियोसिटी आंतरिक अभिप्रेरणा यानी कि इंटरनल मोटिवेशन का कारक होता है, फैक्टर होता है। वास्तव में आंतरिक अभिप्रेरणा एक प्राकृतिक प्रेरक प्रवृत्ति है जो संज्ञानात्मक, सामाजिक व शारीरिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। विद्यार्थियों में
संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। इससे क्या होगा कि विद्यार्थियों की समझ स्थायी बनेगी। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो कौन से करते हैं? अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग या शिक्षा शास्त्रीय उपागम। तो कौन कौन सा आपका करता है? तो आपके चारों ही क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं अधिगम को। अभिप्रेरणा भी करता है, मोटिवेशन भी, सामाजिक संदर्भ भी करता है, संवेग भी करता है और शिक्षा शास्त्रीय उपागम भी करता है। तो सही जवाब होगा जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों।